हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में मूलभूत गणितीय अवधारणाएं। ओके, और इस चैप्टर में जो अभी तक हमने पढ़ लिया है अवकलन, और अवकलन का भौतिक अर्थ, अवकलन का ज्यामितीय अर्थ, है ना। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि अवकलन जो है वो परिवर्तन की दर निकालने की क्रिया है, मतलब परिवर्तन की दर बताती है। ठीक है, चलिए आज हम अवकलन करने के नियम सीखेंगे बच्चों कि दो राशियों का अवकलन किस तरह से किया जाता है। अवकलन एक गणितीय अभिक्रिया है, तो अवकलन करने के हम नियम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं अवकलन के मूल नियम। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट बात कर रहे थे नियतांक का अवकलन, है ना। तो नियतांक का अवकलन मतलब जैसे y क्या है ना, y क्या है, एक नियतांक है, मतलब एक कोई संख्या है 3, 4, 5 ऐसे। तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे किसी भी राशि के सापेक्ष, मतलब x के सापेक्ष ऐसा, तो यहाँ पर dy dx है ना, नियतांक का अवकलन कितना होता है, 0। ध्यान रखिए बेटा, नियतांक का अवकलन, ओके, नियतांक का अवकलन किसी भी चर के सापेक्ष अवकलन 0 होता है। ठीक है, क्यों 0 होता है उसका मतलब भी हम समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है ना, उदाहरण के लिए हमने लिखा यदि y बराबर 7 है तब x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी बना दिए छोटा सा। ओके, मतलब देखो तो यहाँ पर जो कोई नियत राशि है तो उसका अवकल गुणांक 0 क्यों होगा। हमने इससे पहले पढ़ा है कि जो अवकलज है वो क्या बताता है, परिवर्तन की दर, है ना। अवकल गुणांक जो है परिवर्तन की दर बताता है, मतलब जिस भी राशि के साथ ये लग जाएगा उस राशि में परिवर्तन की दर बताएगा। y के साथ लग गया तो परिवर्तन की दर z के साथ लग गया, ऐसे। अब हमने कहा कि अगर नियतांक है, मतलब ये 7 लिख गए यहाँ, तो नियतांक मतलब यहाँ जो कोई संख्या होगी 1, 2, 3, 5 ऐसा। अब ये संख्या तो बदलेगी नहीं ना, तो ये तो नियतांक है, तो नियतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये पाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पाई का मान हमेशा नियत रहेगा, तो उसकी परिवर्तन की दर भी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हम यहाँ dy dx पाई लिख दें तो कितना आएगा, 0। मतलब पाई में x के सापेक्ष परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा ना, पाई थोड़ी बदलेगा किसी के भी सापेक्ष। तो यहाँ पर इसलिए तो dy dx को हम लिखेंगे dy dx 7 बराबर 0, ये ऐसा है ना। चलिए ये एग्जाम्पल, मतलब ध्यान रखिए किसी भी संख्या का अवकलन क्या कर दोगे, सीधे संख्या बोल दिया या पाई बोल दिया, है ना, या dy dx जो है ना हमने लिख दिया 5, तो ये 0 है। ठीक है, नियतांक का अवकलन 0 होगा। ठीक है, अगला नियम यहाँ देख लो जो है ना, नियतांक एवं फलन के गुणनफल का अवकलन। ठीक है, नियतांक एवं फलन के गुणनफल का अवकलन। ठीक है, जैसे हमने लिखा है f बराबर यहाँ पर क्या है, ये के एक्स ओ, यहाँ ऐसे जो हमने लिखा y फलन है x का, और y जो बराबर है वो है के यू की, है ना। मतलब y यहाँ फलन है x का और y बराबर है u के, या u फलन है किसका, x का। ठीक है ना, चलो ऐसा लिख देते हैं, y बराबर के यू, के जहाँ नियतांक है, और u फलन है किसका, x का। तो हम y का फलन किसके सापेक्ष निकाल सकते हैं, x का। तब ठीक है, x के सापेक्ष y का अवकलन क्या लिखेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, x के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक है, तो dy dx के यू, y का मान रखा है ना, ये। अब ये जो नियतांक होता है, जो नियतांक है ना, नियम क्या बोलते हैं हमको, कि ये जो नियतांक है वो अवकलन से बाहर आ जाता है, ठीक, du dx, मतलब सिर्फ किसका अवकलन होगा वहां पे,
फलन का अवकलन होगा। नियत राशि का नियतांक गुणा में है तो नियतांक का अवकलन नहीं होगा, वो अवकलन से बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा बच्चों y बराबर 5x है ना, तो y बराबर 5x लिखा तो कितना हो जाएगा यहाँ dy बाय dx। कैसे लिखोगे, इसका लिखने का तरीका भी देख लो तो एक बार मेरे हाथ में। दोनों पक्षों में, मतलब हमको x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। y बराबर 5x, तब x के सापेक्ष, प्रश्न भी लिख देता हूँ, x के सापेक्ष y का अवकल है ना, अवकलन कीजिए। ये प्रश्न बना दिया हमने, है ना, ये प्रश्न बना दिया। अब सॉल्यूशन देख लो उसका। तब y बराबर कितना है 5x, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम सिस्टमेटिकली, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा लिखा जाता है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब x के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालने पर। ओके, तब देखो कैसे लिखेंगे यहाँ dy बाय dx है ना, dy बाय dx, और इधर क्या आ जाएगा dy बाय dx 5x। ठीक है, तो पहले नियम लगाएंगे। नियम क्या बोलता है कि नियतांक अवकलन से बाहर आ जाएगा, तो नियतांक अवकलन से बाहर 5 dy बाय dx, यहाँ क्या बचा सिर्फ x बचा। ओके, 5 बाहर आ जाएगा, अवकलन से बाहर आ जाएगा नियतांक, है ना, ये नियम है उसका। फिर ये, तो अब देखो यहाँ पर 5, अब सूत्र लगे, पहले नियम लगाते फिर सूत्र लगाते। तो नियम लगा दिया हमने पहले कि अवकलन को नियतांक को बाहर कर दिया, अब सूत्र लगाओ। ये सारे सूत्र लिखे हमने यहाँ, है ना। तो dx बाय x, इसका अवकलन का सूत्र कितना है 1, तो dy बाय dx कितना आ गया हमारे पास 5, यह है हमारा आंसर। ओके, चलिए, तो ये 2 नियम हो गए उसके तो यहाँ पर, है ना। हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, इतना करेंगे। चलिए जनाब, हम तीसरा नियम देखते हैं यहाँ पर, दो फलनों के योग और अंतर का अवकलन, है ना। जैसे y बराबर जो हमारे पास ये है, ये भी y बराबर है किसके u प्लस b के, मतलब दो फलन को u और v से दर्शा दिया, मतलब जहां u b फलन है x का और v भी फलन है x का, मतलब u और v x का फलन है। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, है ना। तब यहाँ पर dy बाय dx, मतलब x के सापेक्ष, ठीक है, प्लस माइनस दोनों निकाल दे रहे, है ना। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा dy बाय dx u प्लस माइनस dv बाय dx, है ना। बहुत ही सिंपल नियम है। तो ये क्या समझे हम इससे, क्या कर हमारे पास, चलो उदाहरण से देख लेते हैं। ठीक है ना, यदि y बराबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक कोई समीकरण है, तब x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए, है ना। ये सूत्र है, मतलब प्रश्न हमने बनाया, अवकलन कीजिए। ओके, तो अब यहाँ पर जो हम लिखेंगे y बराबर सॉल्यूशन, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब कोई भी एक समीकरण हो सकता था जो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कि नियम क्या है कि अगर प्लस हो या माइनस हो तो हर पद का अवकलन अलग अलग होगा। मतलब देखो यहाँ पर u और v के योग से बना था y, तो u का अवकलन अलग होगा, y का अवकलन v का अवकलन अलग अलग होगा, फिर दोनों जुड़े आएंगे। वो अगर दोनों प्लस में है तो u का अवकलन और v का अवकलन करके दोनों को जोड़ देंगे, माइनस में तो माइनस, मतलब हर पद का अवकलन अलग अलग होगा। ठीक है ना, इतना नियम याद रखें। अब यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, अतः दोनों पक्षों में y के x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने पर। ठीक है, कितना हो जाएगा फिर यहाँ dy बाय dx, इधर आ जाएगा dy बाय ये
अवकलन कर रहे हैं y का, तो यहाँ y का मान रखेंगे x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ a b c नियतांक है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर क्या कहा हमने, दो जो फलन है हमारा वो तीन पदों के योग से मिलके बना है, तो हर पद का अवकलन अलग अलग होगा, ठीक है ना। यहाँ पर चलो हम लिख देते हैं dy बाय dx, ठीक है। पहले नियम लगाएंगे फिर सूत्र लगाते हैं अंत में, तो क्या हो जाता है dy dx, x स्क्वायर का अवकलन अलग प्लस dy dx है ना, bx का अवकलन अलग, फिर dy dx और यहाँ c का अवकलन ऐसे, ओके। ये पहला नियम लगाया योग वाला। अब देखो हमको बताया कि ये नियतांक और अवकलन का फलन का गुणनफल है, तो नियतांक बाहर आ जाता है, अभी हमने सीखा, तो a बाहर आ जाएगा dy dx x स्क्वायर प्लस इधर जो b नियतांक है बाहर हो जाएगा अवकलन से, b dy dx यहाँ बचेगा x, ओके, प्लस अब ये अकेला नियतांक है वो बाहर नहीं आएगा, वो ऐसे रहेगा dy dx c, ओके। अब ये नियम लगा दिए हमने सारे जितने भी लग रहे थे वहां, अब नियम लगाएंगे, अब सूत्र लगाएंगे, है ना। तो a, अब सूत्र देखो जो कौन सा सूत्र लगेगा, वहां पर हमने सूत्र साइड में लिख के रखे, सब देखो यहाँ x की घात है ना, पावर है यहाँ पे, तो पावर वाला ये वाला तीसरा ये वाला सूत्र लगेगा, तो कितना हो जाएगा, देखो सूत्र कैसे लगाएंगे, पावर x घात में, यहाँ तो घात किस में आ जाती है, पहले गुणा में, तो घात यहाँ क्या है, दो गुणा में आ जाएगा, फिर जो चर है चर की घात एक से घट जाती है, तो चर कौन है यहाँ x की घात घट जाएगी, 2 माइनस 1, 2 थी 2 में से 1 घटेगी। आयन सर में कैसे नियम लगाया, जो ये वाला देखो इस सूत्र को, x यहाँ घात में है n घात में है, तो घात पहले गुणा में आ जाती है, फिर जो वेरिएबल है उसकी घात 1 से घटा देते हैं, तो ये देखो 2 गुणा में पावर थी गुणा में आ गई, और जो वेरिएबल है x उसकी घात 1 से घट गई, ये आ गया प्लस b। अब dx बाय dx कितना सूत्र है इसका, 1 है ना, ये 1, और c नियतांक है, नियतांक का अवकलन कितना 0, ठीक है। अब आगे तो सूत्र देख लो, ये a है ना, गुणा करके इसको लिख दो, तो ये हो जाएगा 2a, x की घात क्या बचेगी 1, तो एक घात लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ बचा b dy बाय dx, ये आ गया हमारा उत्तर, ठीक है, ऐसा है ना। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, इसको संख्या ले लेते हैं इस बार, y बराबर है हमारे पास है ना 6x की घात 3 प्लस 5x, ये है ना, ये हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट, जो मैं इतना शब्दों में नहीं लिख रहा, आप समझ गए कैसे लिखने का तरीका है, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, सॉल्यूशन कर देता हूँ ना, जगह भी नहीं है, तो यहाँ dy बाय dx, ठीक है, इधर dy बाय dx 6x की घात 3 प्लस 5x, ये आया है ना। अब पहले किसका अवकलन करेंगे हम, अलग अलग अवकलन करेंगे सबका, चलो dy बाय dx है ना 6x की घात 3 का अवकलन प्लस dy बाय dx 5x, है ना, ये आ गया। अब यहाँ वही नियम, जो अवकलन 6 जो है नियतांक है बाहर आ जाएगा अवकलन से, तो 6 इधर बच जाएगा dy dx है ना, x की घात कितनी आएगा 3, ठीक है, ये। अब प्लस यहाँ 5 नियतांक है, तो 5 उसके चर के गुणनफल में, 5 नियतांक है बाहर आ जाएगा dy dx है ना, ये बचा x। अब सूत्र लगा दो तो यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 6 है ना। अब घात वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर भी, x की घात 3 है, ये घात वाला है ना, घात कोई भी हो सकती है, तो घात पहले किस में आ जाती है, गुणा में, तो जो 3 है घात गुणा में आ जाएगी, फिर x की घात 1 घट जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 5 है ना, dx इसका अवकलन कितना 1 है ना। सूत्र भी देखते चलो, उधर लिखे सब, तो अब कितना आ जाएगा बताइए, 6 3 18 गुणा कर दोगे 18, और x की घात कितनी आ गई 2 प्लस 5 है ना,
ये हमारा आंसर dy बाय dx। ओके, तो ये था हमारे पास ऐसे। मतलब नियम याद रखो कि अगर प्लस हो माइनस हो तो हर पद का अवकलन अलग अलग करते जाना, और एक साथ एक से ज्यादा नियम भी लग सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक बार में एक ही नियम लगेगा। यहाँ हमने देखो चर के है ना नियतांक का फलन वाला भी नियम लग गया, चर और फलन के गुणनफल का वो भी नियम लग गया, ऐसे है ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए है ना, अब हम अगला नियम देखते हैं। तो यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है ना, मतलब जैसे y में जो हमारे पास दो फलनों का गुणनफल है u और v का, u और v का जैसे मतलब यहाँ से समझो y हमारे पास बराबर है sin x गुणित log ex है ना। मतलब दो फलन त्रिकोणमितीय फलन और लॉगरिथम फलन इनका गुणनफल है, या ऐसे है x sin x है ना। मतलब यहाँ पर पाव है ना, ये घातांक फलन और घातांकी फलन और त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल है। ऐसे इस स्थिति में हम ये वाला नियम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गुणनफल में वाले में जो ध्यान रखो कि यहाँ पर यदि ये ऐसे जहां u भी फलन है x का और v भी फलन है x का, मतलब ध्यान दो जो y निर्भर कर रहा है u और v के गुणनफल पे, तो u फलन है x का, v फलन है x का, तो इसका मतलब y भी फलन हुआ किसका, x का। तो हम y का फलन निकाल सकते हैं x के सापेक्ष, उसका है ना अवकलन निकाल सकते हैं। तो नियम देखो पहले तो यहाँ पर क्या हो जाता है, y u और v से लिख देता हूँ इसको है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा v गुणनफल में, तो पहले का dy बाय dx x के सापेक्ष अवकलन, तो इधर आएगा v गुणित du बाय dx प्लस, अभी लिखने दो फिर समझते हैं, फिर u dv बाय dx। मतलब पहले क्या किया हमने यहाँ पर, पहले का अवकलन दूसरा गुणनफल में, फिर धन प्लस पहला गुणनफल में दूसरे फलन का अवकलन, आया समझ में। मतलब चलो तो ये हमको u और v कंफ्यूज करता है, हम इसको ऐसे याद रख लो, y बराबर 1 2 ऐसा दो फलन है ना, तो 1 इसे याद रखो। तो हम क्या करेंगे तो यहाँ पर है ना dy बाय dx, ठीक है। देखो फर्स्ट पहले सेकेंड को गुणा में किसका अवकलन करेंगे हम, फर्स्ट का, फर्स्ट का अवकलन सेकेंड गुणा में, फर्स्ट का हो चुका, अब फर्स्ट गुणा में सेकेंड का अवकलन dy dx ऐसे आए समझ में। मतलब पहले फर्स्ट का अवकलन दूसरा गुणा में, फिर दूसरे का अवकलन पहला गुणा में, ऐसा ऐसे बहुत सारे फलन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखो ऐसे ऐसे याद रखो नहीं तो, ठीक है ना, ऐसे याद नहीं रहता है, ऐसे फर्स्ट सेकेंड। ओके, अब देखो यहाँ पर कि कितने हैं, तो आपके पास दो फलन है ना, पहला और दूसरा, हमने ऐसा दो लिख दिया उसमें ना। तो यहाँ पर dy बाय dx पहला ऐसा लिख फर्स्ट सेकेंड है ना, प्लस फर्स्ट सेकेंड, कितने बार लिखेंगे, दो पद है तो दो बार लिख, दो फलन है तो दो पद लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पहले का अवकलन दूसरा गुणा में, अब पहले का अवकलन हो चुका है दूसरा गुणा में, अब दूसरे का अवकलन पहला गुणा में है ना, ये वही नियम है, पहले का अवकलन दूसरा गुणा में, दूसरे का अवकलन पहला गुणा में, ठीक है ना ऐसे। अब अगर इससे ज्यादा होते तो तीन होते तब क्या करते हैं हम, जैसे हमको y ऐसा दिया होता, 1 2 3 फलनों का गुणनफल होता, तीन फलनों का गुणनफल मतलब ऐसा दिया होता x sin x log ex। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे इस स्थिति में, ओके, तब हम यहाँ पर ये ऐसे नियम, अब तीन फलन है तो कैसे याद रखोगे, देखो जो आसान तरीका बता देता हूँ याद रखने का, है ना, dy बाय dx, ठीक है। पहले कितने पद है, ये तीन, तो इन तीनों को एक एक बार लिख, तीन ऐसे लिख, है ना, ये लिख दो, फिर एक बार और लिख दो, ओके, प्लस फिर तीन बार है ना, तीन फलन है, तीन बार लिखेंगे, ये तीन बार लिख दिया,
ठीक है। अब इसके बाद देखो तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले का अवकलन दूसरा तीसरा गुणा में, पहले का अवकलन दूसरा तीसरा गुणा में। अब पहले का अवकलन हो चुका था, अब दूसरे पद में दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन पहला तीसरा गुणा में, है ना। पहले का अवकलन हो गया, दूसरे का अवकलन अब तीसरे का, ये ओके, ये पहला दूसरा तीसरा, आगे ना ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों हमारे पास उसका गुणनफल का नियम, है ना। इसको एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलो इसको तो यहाँ पर उदाहरण दे देते एक, यदि y बराबर, ठीक है, x sin x है तब, ठीक है ना। अब समझ जाना दो, हमें y के क्या निकालना है, ऐसा लिख देता हूँ dy बाय dx, शॉर्ट में लिख दिया ना। x के सापेक्ष अवकलन निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन y देखो पहले तो यहाँ x sin x, ये क्वेश्चन लिखा। अब यहाँ क्या लिखते हैं, तो सिस्टमेटिकली लिखना हो तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर ये पूछा है ना। तो यहाँ लिखेंगे फिर dy बाय dx, dy dx x sin x, है ना, ये लिख दिया, ओके। ये सिस्टमेटिकली लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अब देखो x को मान लो पहला, sin x को मान लो दूसरा। पहला दूसरा कोई भी मान सकते हो क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ये पद को आगे लिख दो या प्लस इसको पीछे लिख दो, है ना। चलिए तो फिर यहाँ पर देखो x पहला, तो यहाँ पहले का अवकलन dy बाय dx बाय x, पहले का अवकलन करते हैं और दूसरा उसके गुणा में रहता है, आया नहीं हो, पहले का अवकलन दूसरा गुणा में, प्लस पहले का अवकलन हो चुका है, अब पहला गुणा में दूसरे का अवकलन, दूसरा कौन है यहाँ, sin x, ये बस ये नियम लगाया, है ना। फिर dy बाय dx, ठीक है, ये sin x, सूत्र भी देखते जाना इधर से, sin x x गुणा में कौन, x का अवकलन 1 प्लस x sin x का अवकलन तो यहाँ से cos x, तो x cos x हो गया, है ना। आंसर क्या आ गया हमारे पास, dy बाय dx sin x, 1 गुणा करें तो 1 ही वही रहेगा, x cos x, ये आ गया हमारे पास नियम, ओके। चलिए अब ये एक प्रश्न जो मैंने कर दिया है, एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसको, है ना, log ex sin x, इसको आप सॉल्व करना, है ना, इसको आप सॉल्व करोगे dy बाय dx, ये आप निकाल के देखना उसको, ओके। चलो इतना नोट करो, फिर अगला नियम देखते हैं। चलिए ना, अब अगला नियम हम देखते हैं जो दो फलनों के विभाजन या भाग का अवकलन, है ना। अगर दो भाग में हो तब, जैसे y बराबर हमने बता दिया जो u और बटे v दोनों के भाग से मिलके बना है ना, और जहां, ठीक है, u और v जो फलन है y x के, v भी फलन है x का, तो फिर हम यहाँ x के सापेक्ष y का अवकलन कर सकते हैं, है ना। तब देखो, तब dy बाय dx, ठीक है, d बाय dx बटे में uv, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, नियम देखना है, नियम जाना है, dy बाय dx, पहले का ये ऊपर वाला क्या है तो हमारे पास, है ना, अंश और हर, है ना, ये अंश और ये हर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हर जो है वो गुणा में आएगा, v गुणा में आएगा, है ना, d u बाय, ठीक है, किसका अवकलन होगा, अंश का, ऐसे, ठीक है, और माइनस आएगा यहाँ, माइनस, ठीक है। अब किसका अवकलन होगा, तो पहले अंश का अवकलन हुआ और हर गुणा में था, अब अंश गुणा में होगा, हर का अवकलन होगा, du बाय dv बाय dx, ओके, और बटे में
हर का स्क्वायर, v का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कि ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, u और v से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको अंश और हर के रूप में ही लिख लोगे, है ना, अंश और हर के रूप में ही लिख लो। ओके, तो ये जो जैसा किताब में दिया है, बुक में दिया है, ये इसलिए हमने ऐसा लिखा है ना। अब अगर चलो हम इसको याद रखने वाले आधार पे लिखो, ठीक है ना, यही हमारा मेन रहेगा। ठीक है, इसी से आप याद रखोगे dy बाय dx, है ना, ये हर और किसका अवकलन, अंश का, ये अंश। ठीक है, माइनस अंश गुणा में dy बाय dx, किसका अवकलन, हर का, है ना। ये भी जो अपनी सुविधा के लिए हम अपने मन से लिख रही है, मन से मतलब इसी के आधार पे अपने याद रह जाए इसलिए, और हर का स्क्वायर, ये ध्यान रखिए ना। ओके, या आप उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा भी बता सकते थे, जैसे अंश को हम क्या लिखते हैं, अंश को हम न्यूमरेटर लिखते हैं, तो न्यूमरेटर को एन से दर्शा दो, हर को आप डिनोमिनेटर से दर्शा दो, डिनोमिनेटर बोलते हैं तो डी से दर्शा दो। तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, जो किससे भी याद रख सकते हो, एन और डी से, इससे भी याद रख सकते हो, है ना। ये ऐसे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे वाई लिख देता हूं मैं यहाँ पर एन बाय डी, ऐसे। तो फिर यहाँ लिख ही देते हो सुविधा के लिए आपकी अच्छी, डी बाय डी एक्स, है ना, हर मतलब डी, डी बाय न्यूमरेटर का अवकलन प्लस माइनस, ठीक है, न्यूमरेटर गुणा में हर का अवकलन डी बाय डी एक्स। ओके, इससे समझ जाना बस, और ये डी का स्क्वायर, मतलब ये हमको सिर्फ नियम याद रखने के लिए एक तरीका है ना। चलिए, ये हो गया, इसका एक एग्जांपल उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, एक अच्छा सा उदाहरण देख लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे y बराबर दिया है हमारे पास sin x 1 प्लस cos x, ठीक है, sin x बटे में 1 प्लस cos x, है ना, अंश और हर वाली बात दी है यहाँ पे। ठीक है, भागफल है, तो फिर हम यहाँ पर y का, है ना, तब शॉर्ट में लिख देते हैं dy बाय dx, x के सापेक्ष अवकलन निकालना हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें, तो यहाँ y sin x 1 प्लस cos x, ठीक है। अब पूरा सिस्टमेटिकली लिखोगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ dy बाय dx। ओके, फिर इधर आएगा dy dx, है ना, sin x 1 प्लस cos x, ये है। अब आगे हम यहाँ तक, अब नियम लगाना है, इसको क्या मान लो न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, अंश और हर, ठीक है, अंश और हर वाला नियम dy ये। तो क्या कहा हमने पहले, देखो डिनोमिनेटर गुणा में अंश का अवकलन, डिनोमिनेटर गुणा में, डिनोमिनेटर कौन है 1 प्लस cos x, नियम यहाँ लिखना है, लिख दे सकते हो आप, मैं नियम नहीं लिख रहा हूँ, यहीं से देख लो नियम। ठीक है, तो डिनोमिनेटर गुणा में किसका अवकलन, अंश का अवकलन, तो अंश कौन है यहाँ पर साइन, डी बाय डी एक्स साइन एक्स, ओके, साइन एक्स। ओके, चलिए, है ना, ये अंश का अवकलन कर दिया हमने। ओके, यहाँ से अब माइनस, ठीक है ना, माइनस ये न्यूमरेटर गुणा में, न्यूमरेटर मतलब अंश गुणा में साइन एक्स, और किसका अवकलन होगा डी बाई डी एक्स, किसका अवकलन, हर का अवकलन, हर कौन है यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, छोटे में लिखा होता है, ध्यान रखना है ना। और इधर बटे में कौन, हर का कॉस एक्स पूरे का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हुए जो सूत्र लगाना है बस 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स का सूत्र क्या होगा कॉस एक्स, ये कॉस एक्स आ गया। ठीक है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, यहाँ माइनस साइन एक्स। अब किसका अवकलन कर रहे हैं, देखो जो यहाँ डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कैसे होगा, हमने अभी नियम देखा योग वाले में, 1 का अवकलन होगा फिर cos x का अवकलन होगा, तो d बाई डी एक्स अलग से करके दिखा देता हूँ, ये 1 फिर d बाई डी एक्स cos x, है ना।
तो 1 का अवकलन कितना, 1 मतलब नियतांक है, नियतांक का अवकलन 0। फिर cos x का अवकलन क्या होता है तो यहाँ पर माइनस साइन x, तो यहाँ पर माइनस साइन x यहाँ दिखा दिया मैंने आपको, तो हमको यहाँ अलग उतना दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 1 प्लस cos x का अवकलन होगा 0 माइनस साइन x, है ना, 0 माइनस साइन x, ठीक है, ये आ गया। जो अब बटे में जो लिखा है उसको एज इट इज रहने दो, 1 प्लस cos x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो जो गुणा करते हैं ऊपर cos x ये गुणा हो गया, और cos स्क्वायर x इसका इसमें गुणा होगा, तो फिर यहाँ साइन का इसमें गुणा होगा 0 हो जाएगा, साइन का इसमें गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, तो 0 हो जाएगा तो लिख नहीं रहे हैं, दूसरे पद में गुणा करोगे प्लस साइन स्क्वायर x बटे में क्या बचेगा 1 प्लस cos x पूरे का स्क्वायर, है ना। अब देखो तो यहाँ से सूत्र क्या आएगा cos x, अब ये समीकरण देखो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, उस पद से हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना 1, तो ऐसी तो सूत्र है cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, तो इसका बदले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की जगह 1 कैसा है लिख दिया ना, ठीक है। अब अपॉन में 1 प्लस cos x पूरे का स्क्वायर, ठीक है, dy बाय डी। तो यहाँ से क्या हो गया देखो पद cos x प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो सेम है कट जाएगा, dy बाय dx कितना आ गया हमारे पास 1/1 प्लस cos x, ये हमारा आंसर है ना। तो ये रहेगा हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन, मतलब नियम सीख रहे हैं हम जो यहाँ पे, और आप बहुत सारे उदाहरण बना के कर सकते हो, है ना, बुक्स में भी अवेलेबल हो गए। चलिए, तो ये हमको सिर्फ सीखने के लिए था, तो एक एक उदाहरण की मैंने आपको यहाँ पर दे दी, है ना। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए है ना, नेक्स्ट जो हम अगला नियम देखते हैं, जिसे हम श्रृंखला नियम बोलते हैं, या प्रतिस्थापन विधि, या फलनों के फलन का उपलन, मतलब कहाँ उपयोग होती है पहले उसको समझो। जैसे बच्चा हमारे पास y दिया है sin x, है ना, तो ये सिर्फ कौन सा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है ना। हमने देखे हैं 4 फलन, कौन सा फलन है ये, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इसे हम मानक फलन बोलते हैं। मानक मतलब जो एक ही फलन हो, मिक्स नहीं हो, या log ex हो, तो ये भी हमारा मानक फलन है, लघु गुणक फलन है ना। अब इन पर जो मानक फलनों पे हम डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, है ना, साइन कॉस, इन पे हम डायरेक्ट सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे इनको हम मानक फलन बोलते हैं, ठीक है ना। हमने 4 तरह के फलन पढ़े थे। अब जैसे यहाँ पर y बराबर साइन x या साइन log ex हो जाता, ऐसा आ जाता, या y बराबर क्या हो जाता साइन x स्क्वायर हो जाता, ऐसा हो जाता। अब ये मानक फलन नहीं है, ये दोनों मानक नहीं है। क्यों मानक नहीं है, ये मिक्स्ड फलन हो गए, जो है ना, मिश्रित फलन हो गए। मिश्रित मतलब एक से ज्यादा फलनों पे बात आ गई यहाँ। जैसे y त्रिकोणमितीय फलन भी है, फलन पे भी निर्भर कर रहा है, और ये त्रिकोणमितीय फलन किस पे, घातांकी फलन, है ना, घातांकी फलन और त्रिकोणमितीय फलन, ऐसा दोनों का मिक्स रूप है। और ये कौन सा फलन है, त्रिकोणमितीय और लघु गुणकीय फलन, तो ये हमारा मानक रूप नहीं है, इस पे हम डायरेक्ट सूत्र नहीं लगा सकते फिर, तो ये मानक रूप नहीं है। तो इस तरह से फलनों के फलन को हम सॉल्व करने के लिए, जो है ना, इस तरह का अवकलन करने के लिए हम श्रृंखला नियम या फलनों प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। आया समझ में, हम इसको उदाहरण को सॉल्व भी करके देखेंगे अभी। चलिए, तो पहले नियम सीखते हैं किस तरह से अवकलन किया जाता है फलनों के फलन का, है ना। जैसे मान लो जो यहाँ पर माना, है ना, y फलन है x का, ठीक है, y फलन है t का, तथा है ना t फलन है x का, मतलब फलन की फलन बात हो रही है। जैसे ऐसा लिखो, y चिन्हों में y फलन है t, मतलब y का मान t के पर निर्भर कर रहा है, t के अनुसार बदल रहा है, वह
t जो है वो किसी और का फलन है, t दूसरे पे निर्भर कर रहा है, किस पर, x पर। ये श्रृंखला ऐसे चल सकती है। जैसे उदाहरण देख लो, जैसे दूरी, कोई वाहन कितनी दूरी चलेगा वो किस पे निर्भर करेगा, चाल पे, है ना। तो दूरी फलन हो गई चाल की, या हम ऐसे बोल दे चाल वो समय के साथ बदलते रहता है, तो दूरी चाल पर फलन हो गई, चाल समय का फलन हो गई कि वो इतनी दूरी में इतने समय बाद अपनी चाल बदलेगा, घटाएगा, ऐसा। तो ये फलन का फलन हुआ। दूरी चाल पर, चाल समय पे, समय किसी और चीज पे निर्भर कर रहा है, ऐसा। तो यहाँ इस स्थिति की बात हो रही है कि फलन का फलन हो तब, तो y निर्भर कर रहा है t पे, मतलब y का मान t के सापेक्ष बदल रहा है, t का मान x के सापेक्ष बदल रहा है। तो अब हमको यहाँ पर देखना होगा हम क्या कर सकते हैं। जैसे पहले उदाहरण लिखा था हमने, दूरी बदल रही है किसके सापेक्ष, चाल की, चाल बदल रही है समय के सापेक्ष। तो हम यहाँ दूरी का फलन निकाल सकते हैं चाल के सापेक्ष, चाल का फलन निकाल सकते हैं समय के सापेक्ष, या दूरी में परिवर्तन बता सकते हैं समय के सापेक्ष। तो अगर एक राशि किसी फलन के फलन का फलन हो, तो हम उसके सापेक्ष अगर फलन निकालना चाह रहे हैं अवकलन, तो फिर हम यहाँ श्रृंखला नियम और फलनों के फलन का अवकलन का नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, हम यहाँ y जो है, y का फलन किसके सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, t के सापेक्ष। तो y का फलन अगर हम t के सापेक्ष निकाले तो हमको सिर्फ कुछ भी नहीं करना होगा, y डायरेक्ट निर्भर करना होगा किस पे, t पे। तो हम यहाँ dy बाई dt लिख देंगे, ओके। और अगर हमें यहाँ अब t का फलन निकालना हो, t का फलन निकालना हो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो हम ऐसा कर देंगे, ओके ना, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ ऐसा चाहेंगे कि हम y का परिवर्तन की दर चाहेंगे x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष, तो है ना, y ऐसा लिखेंगे, x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन। मतलब अगर t के सापेक्ष निकालना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर t का x के सापेक्ष निकालना होता तो कोई नया नियम नहीं लगाते हम, लेकिन y का x के सापेक्ष निकालना है तो फिर ये नियम लगेगा। अब देखो कैसे करेंगे, dy बाय dx, x के सापेक्ष चाहिए, है ना। लेकिन हमको मालूम है कि जो y है वो y तो फलन है किसका, t का। तो पहले हम y का फलन t के सापेक्ष ही निकालेंगे, समय के साथ, t मतलब कोई भी चर होगा, समय नहीं। अब इस t का फलन हम किसके सापेक्ष निकालेंगे, t किसका फलन है, x का। तो t का फलन निकालेंगे, t का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। आया समझ में, dy बाई dx मतलब x के सापेक्ष y का अवकलन क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष y का अवकलन dy बाई dt गुणित dt बाई dx, ऐसा हो जाएगा, ओके। ऐसे भी याद रख लो, है ना, या ऐसे याद रख लो। कितने फलन है यहाँ, दो फलन है ना, दो फलन की बात हुई है। तो इसका अवकलन, एक फलन कौन है यहाँ, y है, किसका फलन है वो, dy बाई dt, है ना। अब दूसरा फलन कौन है, t, किसका है, x का। तो यहाँ निकाल लो dt बाई dx, दोनों का गुणा कर दो। तो ये y का किसके सापेक्ष मिलेगा, अब देखो y का फलन मिलेगा किसके सापेक्ष, ये t से t अगर कैंसिल हो जाता तो dy क्या ही बचता, dx, मतलब y का अवकलन बचा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, है ना। कैंसिल नहीं करना है, ये सिर्फ एक बताया आपको तरीका, ओके। अगर यहाँ पर मान लो जो कि और कोई फलन और होता, और कोई फलन जुड़े हुए होते, जैसे t फलन है x का, अब हम बोल देते हैं x फलन है u का, ओके। अब क्या कर देते फिर, तो हम y का अवकलन किसके सापेक्ष निकालते हैं, x u के सापेक्ष। तो फिर क्या होता, ये चलिए इधर लिखते हैं ना, वो जो लिखा हुआ है इसको डिस्टर्ब नहीं करते, y बराबर y t का फलन t, ठीक है, x का फलन, ठीक है, x u का फलन, है ना। तो अब क्या करते हैं, हम y का अवकलन निकालना है u के सापेक्ष, y का अवकलन u के सापेक्ष। तो हम लिखते हैं dy बाय du, dy बाय du लिखते हैं, dy बाय
डी। अब यहाँ सीक्वेंस से करते चलो, किसका फलन निकालेंगे, dy बाय dt, है ना। फिर गुणा में किसका फलन निकालेंगे, t का, dt बाय किसके सापेक्ष, x के। फिर x का फलन निकालेंगे u के सापेक्ष, ऐसा। ओके। और अगर ये u और फलन होता, यदि u और फलन होता मान लो v का, तो फिर हम अगर ये v के सापेक्ष निकालना चाहते हैं, v के सापेक्ष, तो फिर क्या हो जाता है, एक पद और बढ़ जाता, dv बाय dx, सॉरी इसका du फलन है v का। ओके, मतलब कहां तक भी इसको खींच सकते हो, बताओ, फलन का फलन का फलन जहां तक खींचना हो, मतलब चेन रूल इसीलिए बोला जाता है इसको, श्रृंखला नियम। कहीं पर भी आप किसका भी अवकलन है ना, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष भी निकाल सकते हो। आप यहाँ t के y के सापेक्ष, v के सापेक्ष निकाल सकते हो। तो इतना पद अगर देखें dt बाय dx, है ना, t का आप अवकलन किसके सापेक्ष निकाल सकते हो, v के, तो t का v के सापेक्ष कितना आ जाएगा, देखो इतने को देखो बस, t का ऐसे, तो कितना हो जाता, t बाय x, t किसका फलन है, x का, x फलन है किसका, यहां से इंटू हो जाता है। ओके ना, ऐसा, ठीक है। तो ये इसलिए जो हम इसको श्रृंखला नियम बोलते हैं, मतलब कितनी भी आप इस लंबी चेन को खींच सकते हो, किसी भी, मतलब जब एक फलन एक से अधिक फलनों पे निर्भर करता है, तो फिर हम वहां पर श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं, और इसके आधार पे हम किसी भी पद का, किसी भी चर का, किसी अन्य कोई भी चर के सापेक्ष क्या निकाल सकते हैं, परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं, अवकलन गुणांक निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी हम ये 2 तक ही लिखते हैं इसको, हम इसके उदाहरण भी देखने देते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसको कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, है ना, उदाहरण। इसको प्रतिस्थापन विधि क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से, चलो यही कर देंगे उदाहरण इसका, ठीक है। एक यदि हमने लिखा y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तब dy बाय dx ज्ञात करना है, ये एक प्रश्न है हमारे पास। अब ये फलन का फलन है, समझ में तो आ गया, मतलब यहाँ 2 फलन दिख रहे हैं। अगर ये सिर्फ ऐसा होता है, जो y बराबर साइन एक्स होता, तो ये सिर्फ एक सिंगल फलन होता, कौन सा, त्रिकोणमिति है। लेकिन यहाँ उसकी घात है, घात है मतलब क्या भी है जो उसका, है ना, फलन की घातांक की फलन भी है, मतलब ये अमानक रूप में है, अमानक रूप में। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर डायरेक्ट सूत्र नहीं लगा सकते, पहले हमको वहां प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी इस स्थिति में। अब देखो बच्चों, अगर ये आपके पास अगर ऐसा होता, साइन एक्स होता, एक्स की घात नहीं होती, तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते थे ना। कौन से रूप में होता है ये, मानक में, तो डायरेक्ट सूत्र लग जाता ना। ओके, और इसमें क्या अंतर दिख रहा है हमको, यहाँ फलन का और फलन आ गया, मतलब वो फलन उस पे स्क्वायर पे निर्भर करने लगे। तो अब अगर हम चाहे कि इसका हमको अवकलन करना तो है, अमानक रूप में है वो, तो पहले हमको उसको किस में बदलना पड़ेगा, मानक रूप में। अब मानक रूप में कैसे बदलोगे समझना, है ना। ये यहाँ पे जो सॉल्यूशन देखो, ठीक है, y बराबर है हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर, ये है। अब ये अमानक रूप में है, तो इसको अमानक कौन बना रहा है यहाँ पर, ये x का स्क्वायर। अगर यहाँ x का स्क्वायर नहीं होता, इसके बदले अगर साइन t दे देता, या इसके बदले साइन u दे देता, कुछ भी हो जाता, फिर t बोल लो, u बोल लो, तो फिर वो मानक रूप में होता। तो हम इसको मानक रूप में लाने के लिए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे, मतलब हम इस पद को बदल देंगे, जो अमानक बना रहा है उसको रिप्लेस कर देते हैं, हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, किससे, नए चर से बदल देंगे। जैसे माना, समझना भी, एक्स स्क्वायर को हमने t से बदल दिया, नए चर से बदल दिया, तो y बराबर क्या हो गया कुछ और, y बराबर हो गया साइन t, आ गया ना ये मानक रूप में, ये घात हट गई वहां से उसकी,
मानक रूप में आ गया, तो हमने यहाँ प्रतिस्थापन कर दिया। जो अमानक पद है मतलब जो फलन का फलन है, मिश्रित जो फलन बना रहा है उसको रिप्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। ओके, अब ये आ गई, इसके बाद क्या कर दोगे, इसके बाद चेन रूल लगाओगे जो है ना, तब ठीक है x के, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाना, चिन्हों में लिख रहा, तब dy बाय dx, x के सापेक्ष y का अवकलन। तो क्या लिखेंगे, पहले y जो है, y है ना, y का अवकलन निकालना हमको किसके सापेक्ष, x के। तो देखना y किस पे निर्भर कर रहा है, t पर, t किस पे निर्भर कर रहा है, x पर। तो पहले हम y का फलन निकालेंगे t के सापेक्ष, dy बाय dt। ओके, अब t किसका फलन है, x का, तो हम t का फलन निकालेंगे x की रिस्पेक्ट में और दोनों का गुणा कर देंगे। आगे ये सिर्फ पद लिखा, ठीक है ना, यहाँ तक आ गए हम। अब इसके बाद है ना सूत्र लगाएंगे हम, ये मान रखते जाएंगे, ये dy बाय dx, ओके, और dy बाय dt। तो यहाँ y का मान रखोगे, y किसके बराबर है, ये वाला t वाला मान रखना है मुझे ना, sin t। ओके, तो ये sin t, फिर यहाँ पर dy बाय dx, ओके, और t जो है, जो t का मान क्या है यहाँ पर, x वाला, x के मान वाला, तो t है हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर dy बाय dx, ठीक है ना, sin t का क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos t, ठीक है ना, cos t गुणित, अब ये घात वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर, है ना, सूत्र अब लगाते आ चुके हैं हमको एक बार, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2x और उसकी घात 2 - 1, तो घात एक बचेगी, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2x cos t, ठीक है। वापस बचो अब, है ना, मान रख दो किसका, 2x cos t का जो हमने मान माना था, t क्या था हमारे पास, x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो ये है बेटा, उसको इस तरह से हम श्रृंखला नियम लगाएंगे। अब इसमें देखना जो, चलिए एक हम और सूत्र देख लेते हैं, एग्जांपल और देख लेते हैं, आप इतना नोट कीजिए। चलिए बेटा, इसका जो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यही श्रृंखला नियम लगाने के लिए। तो हमको यहाँ पर ये दिया है और x के सापेक्ष अवकलन निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से जो वही सॉल्यूशन हम सॉल्व, ऐसे y बराबर क्या है, sin log e x। अब इसको देखो यहाँ पर किसे अमानक कौन बनाना है, अमानक कौन बना रहा है इसे, अगर यह ऐसा होता sin x तो आप सीधे सूत्र लगा देते, यहाँ sin t होता तो सीधे सूत्र लगा देते, मतलब ये वाला पद जो sin e x, तो आप इसको क्या करोगे, इसको बदल दोगे किससे, ठीक है ना, दूसरे पद से। तो दूसरा पद, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दोगे उसके, तो यहाँ कर दोगे माना, है ना, log e x, इसको आपने मान लिया t, ठीक है ना। तो y बराबर कितना हो गया हमारे पास, sin t हो गया, sin t हो गया। अब यहाँ पर वही श्रृंखला नियम लगाओगे, dy बाय dt, सॉरी dy बाय dx, फिर dy बाय y किसका फलन हो गया, t का, तो इसका t के सापेक्ष ही अवकलन होगा। t किसका अवकलन है, जो फलन है x का, तो dt बाय dx, ठीक है ना, ऐसा। ओके, अब नियम सूत्र लगाते जाओ, है ना, मान रखते जाओ, नियम लगा चुके हैं, सूत्र लगाना है। तो dy dt, है ना, y का मान क्या है यहाँ पर, sin t, t वाला रखेंगे, ओके, गुणित dy बाय dx, t का मान क्या है यहाँ पर, t का मान है जो ऊपर जो हमने माना है log e x, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर सूत्र को साइन कट क्या हो जाएगा, cos t, log e x का क्या होता है 1/x, है ना। अब cos 1/x, cos t का मान जो, t को वापस बदल दो किससे, जो हमने माना था cos t, ये log e x, मतलब t का मान वापस रख दिया, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन उसका। ओके, तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, श्रृंखला नियम का एग्जांपल। अब देखो मुझे यहाँ पर एक एग्जांपल और देखते हैं, है ना। जैसे हमको दिया है यहाँ log e
एक्स स्क्वायर प्लस बी ऐसा दिया है। अब इसको मेरे को y दिया है और इसका क्या निकालना है इसके साथ। अब सिस्टमेटिकली जो आप कर लेना उसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। अब देखो इसको अगर ये log ex होता, इसके बदले एक पद होता तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा देते। तो यहाँ किसको बदलोगे आप, है ना, यहाँ किसको प्रतिस्थापित करोगे, ax स्क्वायर प्लस b को, या सॉरी स्क्वायर ना रखो x रख दो, ओके, x है ना, या x स्क्वायर x प्लस b को रिप्लेस कर दोगे किससे, t से, ओके। तो फिर नया पद क्या हो जाएगा, y बराबर log e t हो जाएगा, है ना। इसके बाद तो आ जाएगा log का और नियम वो सब लगा के। अब ये तो जो आप सिस्टमेटिकली करना देख रहे हो, यहाँ पर जो हमको इसको डायरेक्ट करते भी आना चाहिए। जैसे हम फिजिक्स में आगे इसका उपयोग करेंगे तो हम वहाँ एक एक लाइन से इसे सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, बीच में कहीं डेरिवेशन के बीच में आया हमारे फिजिक्स के, तो हमको वहाँ डायरेक्ट करते आना चाहिए ये विधि। अब डायरेक्ट कैसे, देखो तो आप इस पूरे को एक ही पद मान लो, किस वाले को, ये वाले को। चलो इसको हमने सॉल्व किया, इसको मान लो साइन लॉग एक्स को एक ही पद मान लेते हैं, पूरा साइन मान लेते हैं। तो साइन का क्या हो जाता, नियम ध्यान रखना, साइन का इसको एक ही पद मान रहे हो आप, तो साइन का क्या होता, कॉस, है ना। तो कॉस, लेकिन मान ही रखोगे कॉस लॉग ई एक्स, ओके। पूरे को एक ही पद मान लो, ओके। अब जो प्रतिस्थापित जिसको करना होता है उसका अवकलन करके गुणा कर दो। तो इसका अवकलन करके गुणा कर दो, इसका अवकलन क्या होगा, 1/x, है ना, 1/x cos log ex। आगे आंसर जो हमने पहले पूरा नियम से करके देखा था वो डायरेक्ट भी आ गया। तो डायरेक्ट भी जो आपको आना चाहिए। अब एक चीज और देखो, इसका ये वाले का डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करना। तो पहले इस पूरे को एक पद मान लो, तो इस पूरे को अगर आप एक पद मान लेते तो यहाँ अगर आप इसको x मान लो तो ये बटे में आ जाता 1/x, है ना। तो ये 1/ax स्क्वायर प्लस b यह आ जाता, ठीक है। पूरे को एक मान के कर लिया तो log ex x स्क्वायर प्लस b का एक पद आ गया। अब केवल किसका करना है, जो प्रतिस्थापित जिसको करते हैं हम, जिसका अमानक जो बनाता है, इसको करना है। इसका अवकलन करो, तो इसका करेंगे x स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2ax, है ना। अभी इसका करना आता है 2x, और इसका 0 हो जाएगा क्योंकि नियत है तो 0 आ जाएगा। आंसर आ गया हमारा ये आंसर आएगा आपका। आप पूरा सिस्टमेटिक करके देखोगे तो, ओके। तो ये था जो हमारे पास श्रृंखला नियम द्वारा अवकलन करना, है ना। तो उसका एक एग्जाम्पल हमने देखे, दो एक एग्जाम्पल, या आप सॉल्व करना इसको, ओके। चलिए ठीक है। इसमें तो एक नियम और याद रखना, जैसे हम किसी फलन का अवकल गुणांक निकाल रहे हैं, मतलब परिवर्तन की तरह निकालते हैं, तो जब कोई फलन अपने अधिकतम मान पे पहुंच जाता है तो अधिकतम मान पर उसका अवकल गुणांक या अवकलज कितना होता है, 0 होता है। जैसे हमने लिखा तो यदि y जो है वो फलन है किसका, x का, तो y का जो, ठीक है, कहां पर, y के अधिकतम मान पर, ठीक है, y के अधिकतम, या उसे हम उच्चिष्ट भी बोलते हैं, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, उसका जो न्यूनतम मान होगा वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट, है ना। अधिकतम या न्यूनतम समझ सकते हो, निम्निष्ट मान पर, ठीक है, उसका अवकलज गुणांक dy/dx कितना होगा, 0 होगा। ये नियम है। अब क्यों 0 होगा उसको समझ लो। जैसे हमने कहा तो ये राशि है ना, कोई राशि क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, बढ़ रही है, मतलब y का मान बढ़ रहा है x के सापेक्ष। अब y अपने अधिकतम मान पे पहुंच गया, यहाँ y क्या हो गया, अधिकतम, तो अधिकतम मान हो गया, तब इसमें बढ़ना या उसमें वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि कितनी हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी। वृद्धि मतलब क्या हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी, ऐसा नहीं, वृद्धि रुक जाएगी मतलब अब वो राशि बढ़ते 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 जितना बढ़ना था उतनी बढ़ गई, अब वो अपने अधिकतम मान पर पहुंच गई, तो अधिकतम मान पर उसका मान रुककर नियत हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ना वो बंद हो जाएगी।
तो जब वो बढ़ना बंद हो गई, वृद्धि रुक गई उसमें, तो वो नियत हो जाएगी, नियत कहलाएगी, है ना। उसका कौन सा मान बोलते हैं? संतृप्त। ये शब्द उपयोग में लाते हैं, संतृप्त मान पे वो पहुंच गई, तो उसके बाद परिवर्तन क्या हो जाएगा उसमें, है ना। क्या लिखेंगे हम उसमें? परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अधिकतम स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वहां से नीचे आने वाली, सिर्फ बोल रहे हैं अधिकतम स्थिति में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। और परिवर्तन होना बंद हो गया बच्चों, तो फिर वहां पर उसकी परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी? परिवर्तन की दर भी तो शून्य हो जाएगी ना। मतलब परिवर्तन बंद ही नहीं हो गया तो परिवर्तन की दर क्या कहेंगे? तो अधिकतम मान पर परिवर्तन नहीं होता है, वहां राशि नियत हो जाती है, फलन नियत हो जाता है, संतृप्त मान को प्राप्त कर लेता है, तो परिवर्तन की दर भी वहां शून्य हो जाएगी। और हमें पता है dy/dx अवकल गुणांक, ये क्या ही तो बताता है? ये हमारा परिवर्तन की दर तो बताता है। तो इसका मतलब परिवर्तन की दर कितनी होगी? शून्य ही होगी। तो ये हमने लिखा है। अब ये नियम का उपयोग यहाँ, इसका भी जो हम अभी कोई उदाहरण नहीं दे रहे हैं, इसको भी जो हम फिजिक्स में आगे कहीं हम 11 का फिजिक्स 12 के फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हमने नियम पढ़ रहे थे तो इसको पढ़ लिया, लेकिन अप्लाई करने के लिए जो हम आगे जब पढ़ना होगा वहीं इसके उदाहरण देखेंगे। अलग से हम कोई उदाहरण नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो, जब कोई राशि परिवर्तित हो रही है तो फलन के अधिकतम मान पर और न्यूनतम मान पर अगर हम उसका अवकलन गुणांक निकालना चाहें तो वो 0 होता है। ठीक है, इसका हम आगे उपयोग करेंगे, वहां पर आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि इसका उदाहरण नहीं दिया हमने, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हमको, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल जो हम तभी समझेंगे, इतने नोट कर लीजिए, है ना। तो ये था जो हमारा अवकलन के नियम, उसके सूत्र, और इसके जो हमने जो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए आपको बुक्स में कुछ अवेलेबल हो गए, आप वो भी सॉल्व करके देख सकते हो, है ना। चलिए, ओके।